सो अप टू लास्ट क्लास हमने फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया था। हमने इनफेक्ट स्टार्ट करा था फ्रिक्शन ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन होगा तब आप फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग से। ये कैलकुलेशन हम एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर जिसे हम एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं इससे स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। सो क्रम तो बना दिया था लेकिन मैंने कुछ प्रूफ नहीं करा पाया था। तो देखो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग किसी भी इंक्लाइंड प्लेन का वो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस एंगल के लिए ऑब्जेक्ट्स जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे। सो अगर ये मान लीजिए एक प्लेन है, इस पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसे आप मान लीजिए ये प्लेन है, इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अभी तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है, मैं इस प्लेन को इंक्लाइन करता चला जा रहा हूँ। इंक्लाइन करते करते एक मिनिमम एंगल आएगा जिस पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा। उस मिनिमम एंगल को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। अब यहाँ एंगल ऑफ रिपोज को एज अ लिमिटिंग केस लेते हैं। लिमिटिंग केस इन द सेंस कि अप टू एंगल ऑफ रिपोज योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मान लीजिए एक सिस्टम है जिसका एंगल ऑफ रिपोज 20 डिग्री है, तो अप टू 20 डिग्री योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। आफ्टर 20 स्लाइड करना शुरू कर। सो अप टू एंगल ऑफ रिपोज बॉडी स्लाइड नहीं करेगी। एंगल ऑफ रिपोज से जैसे ही आप थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाओगे बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। तो आप कह सकते हो दैट योर एंगल ऑफ रिपोज इज अ लिमिटिंग केस। ये एक लिमिटिंग केस। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, मिनिमम angle of inclination at which body placed on it just begin to slide down। और इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो इन सारी चीजों को, इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, की बॉडी जस्ट मूव कर देगा। अब्दुल्ला, इंक्लाइन प्लेन तो बनाया जाता है ना, मतलब इंक्लाइन प्लेन तो हम बनाते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ली, अब उसको मैं अलग अलग एंगल पर इंक्लाइन कर सकता हूँ। तो जब मैं इंक्लाइन प्लेन बनाऊंगा और मेरा मोटिव होगा कि इस पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाना, तो मैं उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से थोड़ा सा ज्यादा रखूंगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल रखा तो बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी। सो इन दैट सेंस इट्स वेरी बिग। तो एक चीज और याद रखिएगा, अप टू एंगल ऑफ रिपोज बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में। तो जब तक एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होगा आपकी जो बॉडी होगी वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है। अप टू एंगल ऑफ रिपोज योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एंगल ऑफ रिपोज के बाद जब आप एंगल बढ़ा दोगे तब मोशन शुरू हो जाएगा, बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी, बट नॉट अप टू रिपोज। अप टू रिपोज योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सो कल मैंने ये आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये एक इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा, दिस इज मास एम। सो सुधांशु, मुझे बताओगे इस मास एम पर फोर्सेस क्या क्या काम कर रही हैं? सुधांशु। सर एक तो mg वेरी गुड, गुड। और एक नॉर्मल। ग्रेट, ऐसे नॉर्मल एक्ट करेगा ना। जी सर। और अच्छा, फ्रिक्शन अभी देखेंगे सुधांशु। अब मुझे बताओ ओके सर। कि अगर थीटा तो ये भी थीटा होता है इंक्लाइन प्लेन। जी सर। मुझे कंपोनेंट्स बताओगे परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ कंपोनेंट क्या होगा वेट का? कॉस नहीं, यहाँ साइन होगा। जहाँ एंगल गिवन होता है वहां कॉस होता है, और ओके सर। फिर में यहाँ साइन होगा। साइन।
सो देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। आप वेट के दो कॉम्पोनेंट्स ले सकते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा विच इज mg cos थीटा, और एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा विच इज mg sin थीटा। बॉडी की टेंडेंसी है टू स्लाइड इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई बताना शुरू करो, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? एक का भी आंसर नहीं है, अपवर्ड्स एक्ट करेगा। देखो दो आंसर्स आए मेरे पास, बस मैंने पढ़ाया था फ्रिक्शन इस बैच में। यस सर। जी, क्या डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का? सर ऑपोजिट। ऑपोजिट। बॉडी की टेंडेंसी, मोशन तो हुआ ही नहीं यार, मैं तो कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम। सर mg sin थीटा के अगेंस्ट जहां मतलब है इसकी मोशन की टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की, डाउनवर्ड्स, डाउन द प्लेन टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन इस टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। और जरा मुझे बताओ फ्रिक्शन होगा कौन सा? दिस विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग। हाँ, दिस विल बी अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज इट। सो अगर आप इक्विलिब्रियम लो, पहले मैं लेता हूं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। सो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अगर आप ढंग से देखोगे दो फोर्सेस काम कर रही हैं, एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है, एक फोर्स mg cos थीटा एक्ट कर रही है। सो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगी। नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल होगी, दैट इज इक्वेशन। जब आप परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा की। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जब आप जाओगे, दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक mg sin थीटा एक्ट कर रही है और एक लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि mg sin थीटा और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी ये mg sin थीटा के इक्वल होगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी ये mg sin थीटा के एग्जैक्टली इक्वल होगी। सर बट वहाँ मोशन भी तो है ना? कहाँ मोशन कहाँ हो रहा है? तो मैं इक्विलिब्रियम लिखा है यहाँ पे। अच्छा ओके ओके। टेंडेंसी है मोशन की, अगर फोर्स थोड़ी सी भी mg sin थीटा fl से ज्यादा हो जाए तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा। अभी कोई मोशन नहीं हो रहा, अभी तो इक्विलिब्रियम। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2/1। तो देखिए जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन is mg sin theta divided by mg cos theta. So mg से mg कैंसिल हो गया, so force of limiting friction divided by normal reaction is equal to tan, ये tan theta के इक्वल है। अब ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, देखो हमेशा फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है, इट्स म्यू एल इंटू एन। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर इसे मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूं, इट्स म्यू एल इंटू एन ओवर एन इज tan theta. N will cancel this n, mu l is tan theta. दैट मीन्स अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan ऑफ दैट एंगल। चलिए एक एक चीज और सीख लीजिए, एक चीज और सीख कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज एग्जैक्टली सेम होता है।
एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज एग्जैक्टली सेम होगा। तो जो वैल्यू एंगल ऑफ स्लाइडिंग की होगी वही एग्जैक्ट वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज की होगी। स्लाइडिंग और रिपोज एग्जैक्टली इक्वल। दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे बताना जरा, मैं देखना चाहता हूँ, सबके आंसर्स आने चाहिए, जितने भी यहाँ बैठे हुए सबके आंसर्स चाहिए मुझे। फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है यहाँ पर जो एफ एल होगा वो म्यू एम जी होगा, दैट्स ऑप्शन ए, या फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, दैट्स ऑप्शन बी, या फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी साइन थीटा होगा, दैट्स ऑप्शन सी। जरा जल्दी से बता देना मुझे तुम लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लगता है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स म्यू एम जी कॉस थीटा। देखो रीजन देखो, इंक्लाइन प्लेन पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा म्यू एन होता है। एन किसके इक्वल है? एम जी कॉस थीटा के। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा, इट्स म्यू एम जी कॉस थीटा, इट्स म्यू एन और म्यू एम जी कॉस थीटा, ये आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। इंक्लाइन प्लेन पर ये फर्क हो जाता है, हॉरिजॉन्टल पर एन इज इक्वल टू एम जी, हॉरिजॉन्टल में n इज ऑलवेज इक्वल टू mg, इंक्लाइन पर n इज mg cos थीटा। ये क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन पर एक न्यूमेरिकल और आएगा जो आप करोगे। देखिए, सो यहाँ आपको लीस्ट और ग्रेटेस्ट फोर्स निकालनी है जो आप अप्लाई करोगे पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम। सो अभी देखिए यहाँ फोर्सेस क्या क्या काम करेंगे। आप जहां अटक जाओ प्लीज मुझसे वहीं उसी जगह मुझे रोक देना। दिस इज mg, this is mg cos 30, this is mg sin 30। ये हो गया। आपको फोर्स अप्लाई करनी है इसे रोकने के लिए, आप ऐसे फोर्स अप्लाई कर। अभी फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेट नहीं हुआ, हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन सेट करना। फ्रिक्शन का डायरेक्शन मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट होता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की। अगर बॉडी की टेंडेंसी नीचे मूव करने की है तो फ्रिक्शन ऊपर एक्ट कर रहा होगा। और एक केस और भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी रखी हुई है, सिर्फ ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से आपको पिक करना है मिनिमम फोर्स वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है और मैक्सिमम फोर्स वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है। 30 डिग्री। दिस इज स्मॉल एम, सेम कहानी है mg, mg cos 30, ये एंगल है 30 डिग्री। डाउन द प्लेन एक्ट कर रहा है mg sin 30 थीटा और sin 30। मैं फोर्स अपवर्ड्स अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहता हूं कि अब जो बॉडी की टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी है ऊपर जाने की। अगर बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो डाउनवर्ड जाएगी। अब मुझे ये देखकर बताओ भाई, आप लोगों के इंडिविजुअल डाउट्स पर मैं आऊंगा, पहले आप लोग इसको पढ़िए और मुझे बताइए इन दोनों में किस केस में आपको मिनिमम फोर्स लगानी होगी। दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी। मुझे फोर्स मिनिमम होगी। अच्छा, अब ज्यादातर लोग गलत सोच रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो कह रहे हैं इनका आंसर सही है, ए पार्ट में फोर्स मिनिमम होगी। देखो रीजन सब, ये तो तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ये तो अप्लाइड फोर्स। ये तो अब क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने?
मैं रब करूंगा सब में सब कुछ। ये सब अगर किसी ने नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो, मैं फिर इसे रब करता हूँ। क्वेश्चन रब करना होगा, मैं यही दोनों पार्ट्स एक साथ सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को भूल जाऊं, थोड़ी देर के लिए अप्लाइड फोर्स भूल जाते हैं क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो हमें बैलेंस करने के लिए चाहिए। नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है बॉडी पर, अप्लाइड फोर्स को अगर भूल जाओ तो यहाँ जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है, दैट नेट फोर्स इज mg sin 30 माइनस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। गौरव तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सही है, यही तो होगा भाई, ये दोनों फोर्स सर एक्ट कर रही है। आ जाना, सर फर्स्ट केस में बॉडी कहाँ पर जा रही है? बॉडी की टेंडेंसी है नीचे जाने की, मैं नीचे जाने से रोक रहा हूँ। बॉडी की ओके टेंडेंसी सर। स्लाइड करता है, मैं उसे रोकना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो स्लाइड ना करे। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी भाई देखो, mg sin थी, टेंडेंसी डाउनवर्ड्स आने की थी तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स है। नेट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस एफ, तो द नेट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस एफ। इसको रोकने के लिए जो फोर्स अप्लाई करोगे उस फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ, दैट्स केस ए। आपको डिसाइड करना है व्हाई इट इज मिनिमम, दिस इज बी। यहां बताओगे नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है बॉडी पर, mg sin थीटा माइनस एफएल या प्लस एफएल? प्लस। सेकेंड केस में नेट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, इट्स mg sin थीटा plus FL, because mg sin theta and FL are acting in same direction, it's plus FL। और इसे आप क्या लिखोगे, दिस इज लेट्स से इसको मैं F1 लिख रहा हूँ, इसे मैं F2 लिख रहा हूँ, दिस इज F। इतनी फोर्स नीचे एक्ट कर रही है तो इसे रोकने के लिए तो आपको F2 ही अप्लाई करनी होगी जो mg sin थीटा प्लस FL की इक्वल है। तो जरा देख लो कहाँ मिनिमम है कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ी कहाँ ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ी। यहाँ कम अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ ज्यादा फोर्स अप्लाई पड़ी क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। सो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम फोर्स एंड दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम फोर्स। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन मोशन की टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाउट्स बताओ भाई मुझे, आमना, अंशिका, तुषा, जानवी, मानसवन, चाग, सर अगर जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कौन सा है, तो फिर उसमें हम आर्ग्यूमेंट में यही लिखेंगे कि क्योंकि उसमें माइनस हो रहा है और उसमें प्लस हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अगर ये समझ में आ गया सबके तो कहानी तो हो गई सॉल्व। है mg sin 30 माइनस माइनस 1, बताओगे मुझे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितनी? -1 फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितनी? -1 गायब है। अंश बताएगा, अंश फोर्स कितनी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी एक्ट कर रही होगी यहाँ? क्या सर? फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी इस केस में? सर फर्स्ट वाले में फ्रिक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था अभी मैंने इंक्लाइन प्लेन पे, कितना होगा? नॉट माइनस एफ। हाँ अंश मिला, tan theta। tan थीटा कहाँ से? फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos 30 लिखा था ना अभी कि इंक्लाइन प्लेन पर, देखो जरा पलट कर, अभी लास्ट सेक्शन में लिखा था फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू mg cos 30। सो F1 आ जाएगा mg sin 30 is half minus 1/√3 mg cos 30 is √3/2। ये तो कैंसिल हो गया। सो F1 कितना आ गया? F1 0 आने का मतलब है कि mg sin 30 और फ्रिक्शनल एक दूसरे को बैलेंस ही कर जाएगा, आपको मूव करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स ये जो 30 डिग्री है दैट्स बेसिकली एंगल ऑफ स्लाइडिंग।
ये बताइए, ये F1 इक्वल टू 0 में कोई डाउट है किसी का, कोई परेशानी किसी को? मैत्री कैलकुलेट करके दिखाना होगा, कह रहा है कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेट करके दिखाना होगा फोर्सेस। अच्छा, नहीं सर, बस वो वाले में ओनली मतलब बताने में येस और नो मींस कौन मैक्स और कौन मिनिमम है। इसमें बस उतना आर्ग्यूमेंट लिख दीजिए, फोर्सेस सेम डायरेक्शंस में, फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके सर। ये आ जाएगा mg sin 30 प्लस म्यू mg cos 30। सो वैल्यूज तो हमने कैलकुलेट कर ही ली थी, बस सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा mg/2 प्लस mg/2, तो f2 आ गया mg के, और mg आपको पता है m मास 50 गिवन है तो 150 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। डाउट्स बताइए मुझे अगर यहाँ तक कहीं कोई डाउट है किसी का, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, नेक्स्ट तो आप खुद करेंगे। तो मेरे को इसमें अभी भी थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब क्लैरिटी नहीं है, वैसे समझ आ गया। देखो, सर हाँ सर ये मिनिमम में फर्स्ट वाले में सर पहले हम एफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन माइनस mg sin 30 नहीं करेंगे? नहीं भाई, अगर फ्रिक्शन कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ये ज्यादा होगी हमेशा, हाँ जी सर। इसीलिए ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर, बस ये काम करो। ओके। अच्छा देखो, युवराज एक सेकंड, सुधांशु का भी कुछ डाउट है। सुधांशु मैंने बस ये रिपीट किया है, साइन 30 की वैल्यू रख दी, म्यू 1/√3 था, कॉस 30 √3/2 था, बस वो वैल्यूज रख दी, ये वाली वैल्यूज उठाकर यहाँ रख दी, और कुछ नहीं किया। एक एग्जाम्पल और है, इसे कैलकुलेट करना शुरू करिए। 5 मिनट है आपके पास, पहले आप सॉल्व करो जितना आपके समझ में आता है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँ। सर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसमें? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी बताता हूँ आपको, 2 kg फ्रिक्शन के बाद 0.3। चलिए शुरू करिए। अब अब्दुल्ला नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, वो आप डिसाइड कीजिए, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा। अब मुझे बताना, जहां तुम्हारा लॉजिक कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वहीं मुझे रोक देना। 5 kg का मास है, डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है 5g, लिखना छोड़ दो, अब सुनो बस, ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है और ये डाउनवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, यहाँ टेंशन टी एक्ट कर रही है, ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, यहाँ पर 2g एक्ट करेगा। कंपोनेंट्स ले लो, ये 30 डिग्री है, यहाँ आ जाएगा 2g cos 30, यहाँ डाउन द प्लेन एक्ट कर जाएगा 2g sin 30, ये एक्ट कर जाएगा। अब इसकी टेंडेंसी है ऊपर जाने की, तो फ्रिक्शन मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी एक्ट कर जाएगा। तो यहाँ सब कुछ स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फ्रिक्शन होता है म्यू एन, और मैंने बताया था म्यू mg cos 30 डिग्री, तो यहाँ फ्रिक्शन आ जाएगा, म्यू दिया है 0.3, मास कितना दिया है अब्दुल्ला? टेंशन तो मोशन बॉडी से अवे होती है ना, तो टेंशन तो ऊपर ही एक्ट करेगी, टेंशन का डायरेक्शन मोशन पर नहीं डिपेंड करता, अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। मास कितना गिवन है ब्लॉक का? 2 kg, तो ये आ गया 2, g को 10 ले लेते हैं, cos 30 इज √3/, ये कैंसिल हो गया,
सो यहाँ आपको फ्रिक्शन मिल गया कि फ्रिक्शन इज 0.3 हो जाएगा, 3√3। ये फ्रिक्शन है, 3√3 न्यूटन का फ्रिक्शन है। अब एक एक का एफबीडी बना लो। 5 kg का एफबीडी बना लेते हैं। डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है 5g, अपवर्ड्स टेंशन एक्ट कर रही है, ये डाउनवर्ड्स आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन। दिव्यांशी जरा इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन बताना मुझे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? डाउनवर्ड्स 5g, अपवर्ड्स टेंशन, और ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन। यस, 5g माइनस t इज इक्वल टू 5। g को 10 लिख दो, 50 माइनस t इज 5a। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो दूसरा वाला जो मास है ना आपके पास, 2 kg वाला मास, उस 2 kg वाले मास का एफबीडी बना दीजिए। अगर आप 2 kg वाले मास का एफबीडी बना देते हो, सो यहां टेंशन एक्ट करेगी T, यहां 2g sin 30 एक्ट करेगा, और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, और इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी T माइनस फ्रिक्शन माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू 2। सुधांशु, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको ना बॉडी को अलग कर लेते हैं सिस्टम से। फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को सिस्टम से अलग कर लेते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं, सारी फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। सो T माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना आया था? 3√3 माइनस 2, g कितना हो गया? 10, sin 30 इज हाफ विच इज इक्वल टू 2। तो 2 से हाफ कैंसिल हो गया, तो आ गया T माइनस 3√3 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपका काम सिर्फ ये, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो T कैंसिल हो जाएगा और A आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1 और 2 को, तो जब आप ऐड करेंगे, सो T माइनस 3√3 minus 10 is 2a, and this is 50 minus t is 5a. So देखिए t से ये t कैंसिल हो जाएगा, 50 minus 10 40 होता है, तो it's 40 minus 3√3 is 7. So a आ गया 40 minus 3√3 divided by 7. अब अगर a आ गया तो इस a की वैल्यू रख दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर। ये जो एक्सेलरेशन आया है इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो टेंशन आ जाएगा। सो ये आ गया 50 माइनस t इज 5 इंटू इट्स 40 माइनस t बाय 7। सो यहाँ से आप t कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आप आसानी से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से टी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप एनसीईआरटी खोलोगे और खुद करोगे। एक है एडवांटेज, ये थ्योरेटिकल चीजें जो आप खुद पढ़ेंगे, एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख दीजिएगा। एक ये आपका होमवर्क होगा। इसके बाद आपको चाहिए मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? लुब्रिकेंट होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ये सारे मेथड्स हैं जिनसे आप फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन के बाद आप एक शॉर्ट नोट लिखोगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन पर न्यूमेरिकल्स नहीं आते। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंपेरेबल बहुत कम होता है।
ये आप शॉर्ट नोट लिखेंगे, ये आपका होमवर्क। इसे लिखिए, फ्रिक्शन कंप्लीट हुआ, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट देखिए, लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, दैट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। लास्ट टॉपिक है विच इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लास्ट टॉपिक। तो देखिए, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कहता है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जा रही है, दिशा ये सब तो कंप्लीट हो गया। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन रिवाइज करा देता हूं। जो हमने करा था 4th चैप्टर में, वो सर्कुलर मोशन में जरा एक बार रिवाइज करा था कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक बॉडी है जिसका मास m है, ये सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज r। किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है। बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, किसी भी इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा। ये बॉडी यहाँ आ गई, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ सर्कुलर मोशन नहीं करा है, तो देख लो, उसमें रिवाइज हो जाएगा आपका। सो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। Direction of linear velocity is tangential. So linear velocity circular path से tangential act करेगी। अब्दुल्ला, आपने एक पूछा बैंकिंग ऑफ रोड और रेल, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन ही कहते हैं उसे। ये सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है एक सर्कुलर ट्रैक पर, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो सर्कुलर पाथ से टेंजेंशियल आती है। अगर कोई चीज घूम रही है, कर्व्ड है, एक पॉइंट पर अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूंगा, तो वो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल आएगा, पहली चीज। दूसरा काम है, यहां हम एक वेलोसिटी डिफाइन करते हैं जिसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को आप सिंपली लिख सकते हो, इट्स लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ पाथ। लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस होगा आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट होगी इट्स रेडियन पर सेकेंड। तो सर्कुलर ट्रैक पर अगर बॉडी जा रही है, उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पाथ। एक चीज और है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहां पर एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ एक एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज सिंपली v स्क्वायर बाय r, और इसे आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ये चीजें जब, और इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन इज along the radius towards the center।
along the radius towards the center. So ये डायरेक्शन होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, रेडियस के अलोंग एक्ट करेगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट